नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जिस हिंडनबर्ग को लेकर देश विदेश में हंगामा बरपा हुआ है, उसकी कुछ जानकारियां मैं जुटाकर लाया हूं और ये आधिकारिक जानकारियां हैं। ये अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की जानकारियां हैं, ये वहां के FBI की जानकारियां हैं और ये फोर्ब्स, जो कि दुनिया की जानी मानी बिजनेस पत्रिका है, उसकी जानकारी है। सबसे पहले मैं ये भाई साहब हिंडनबर्ग के बारे में बता देता हूँ। 1937 में एक विमान हादसा हुआ था, उस विमान में 100 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी। उस विमान का नाम था हिंडनबर्ग और उसी के नाम से ये निकोलस एंडरसन जो भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। ये कंपनी सिर्फ 5 साल पहले खुली है। खुलने के साथ ही 1 साल बाद हिंडनबर्ग जो रिसर्च है, निकोलस एंडरसन की कंपनी, इनके खिलाफ पहली FIR कराई गई अमेरिका में। अमेरिका के लोग जानना चाहते थे कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं और उन डायरेक्टर्स की कमाई के साधन क्या हैं। 2 साल पहले FBI, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, ने हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच शुरू की है। आरोप यह है कि हिंडनबर्ग दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस घरानों को ब्लैकमेल कर, रिपोर्ट पब्लिश करने के नाम से ब्लैकमेल कर, उन्हें धमकी देकर पैसे ऐंठने का काम करता था। फोर्ब्स, जो कि प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका है, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इसको पोंजी हंटर्स का नाम दिया था। पोंजी हंटर्स। फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो हिंडनबर्ग किसी कॉर्पोरेट फ्रॉड का पर्दाफाश नहीं करता। इनके पास वो स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 लोग इनके यहाँ काम करते थे 2020 तक। अभी इन्होंने 9 स्टाफ रखे हैं कुल मिलाकर, डायरेक्टर सहित। इनके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। फोर्ब्स कहती है कि हिंडनबर्ग कॉर्पोरेट फ्रॉड का खुलासा नहीं करता, बल्कि ये खुद बहुत बड़े फ्रॉड है। FBI इसकी जांच करी, मैंने बताया। और तो और अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी इस कंपनी के खिलाफ जांच कर रहा है। वो जांच ये कर रहा है कि 2020 में सिर्फ 5 एम्प्लॉय थे। उसमें से एक ट्रक चलाने वाला, जो कि खुद डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने इजराइल में ट्रक चलाया था। और उसी साल 5 एम्प्लॉय के साथ हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी निकोला को अपना पहला निशाना बनाया था। निकोला के मामले में हिंडनबर्ग पर आरोप लगाया कि उन्होंने दर्जनों झूठ इस जटिलता के साथ पेश किया कि निकोला जो कंपनी थी अमेरिका की, इलेक्ट्रिक बस वगैरह बनाती थी, उसके शेयर 80% तक गिर गए थे। और तो और निकोला ने इनके खिलाफ अदालत में केस करवाया, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। निकोला की जो पेरेंट कंपनी थी जर्मनी की बॉश, उसके खिलाफ भी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब हिंडनबर्ग की जो बॉश के मामले में रिपोर्ट थी, वो जर्मनी की अदालत में गई और उसमें हिंडनबर्ग के जो डायरेक्टर हैं निकोलस एंडरसन, इन्होंने माफी मांगकर केस को रफा दफा करवाया था। हिंडनबर्ग ने भारत पे सबसे पहले हमला बोला। एक बॉलीवुड मूवी बनाती थी, उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम था इरोस इंटरनेशनल। इरोस इंटरनेशनल में भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग ने एक इसी तरह की जांच रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसका मामला भी, मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है अमेरिका की अदालत में। उस दौरान भी इरोस इंटरनेशनल के शेयर गिर गए थे। नॉर्थन, जो इसके कंपनी के हैं नाथन एंडरसन, ये भाई साहब, इन्होंने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद इन्होंने एक डाटा फैक्ट्स रिसर्च सिस्टम नाम की कंपनी में काम की, लेकिन वहां से इन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने फाइनेंस में अपना करियर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पांव नहीं जमे। फिर एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ कुछ दिनों तक काम किया। इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। इजराइल से बाहर भगाए जाने के बाद 2020 में 5 लोगों के साथ इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च, जो अभी मौजूदा फर्म है, इसकी शुरुआत की। अमेरिकी मीडिया की माने
आप देखिएगा कई क्लिप्स पड़े हैं, तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर की कंपनियां जो अच्छा कर रही है उनके को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का काम करते हैं। ये सारी रिपोर्ट जो भी बात मैंने बताई ये इंटरनेशनल मैगजीन में छप चुकी है, ये फोर्ब्स में छप चुकी है। अमेरिका का जो वहाँ जस्टिस सिस्टम है वो इनकी जांच कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये इनकी जांच कर रहा है, FBI इनकी जांच कर रहा है। ठीक उसी बीच एक तरफ तो हिंडनबर्ग और उनके डायरेक्टर की हिस्ट्री है और दूसरी ओर भारत सरकार है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो फिच है, उन्होंने कहा कि अडानी में कोई समस्या नहीं है। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि अडानी के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। हमने जो भी लोन अडानी के कंपनियों को दिए हैं हम उन्हें रिकवर करने में सक्षम हैं। हमने वो मैकेनिज्म डेवलप की है और हमें पता है कि वो कहाँ से वापस लेना है। इसके साथ ही RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि हमारा जो भी लोन है अभी तक अडानी के पास कोई भी बैड लोन नहीं है। SBI के डायरेक्टर ने पहले ही अपना SFI दे दी थी कि हम जितना दे सकते थे उससे कम दिया और सही समय पर जो अडानी इंटरप्राइज है वो अपना लोन वापस कर रही है। तो फैसला आपको करना है, आपको देश के वित्त मंत्री की बात माननी है, RBI की बात माननी है, सेबी की बात माननी है, SBI की बात माननी है, या इस हिंडनबर्ग की बात माननी है जिसके खिलाफ उन्हीं के देश में वहां की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI भी जांच कर रही है और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी जांच कर रही है। ये थी तो राष्ट्रीय खबर। अब आते हैं अपने झारखंड की ओर। झारखंड में एक संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां पे एम्स भी बना, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट भी बना, जसीडीह में सॉफ्टवेयर पार्क भी बना, नैनो यूरिया कारखाने का भी उद्घाटन हुआ, रेलवे का नेटवर्क भी बना, साहेबगंज में मल्टी टर्मिनस जो बंदरगाह है वो भी बना। इसके बावजूद उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सबसे ज्यादा आलोचना के शिकार होते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम गोड्डा संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे में अच्छाई है बुराई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन निशिकांत दुबे एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने झारखंड भर में अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हैं। उन्होंने एम्स लाया है, एयरपोर्ट लाया है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अगर बने हैं तो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में बने हैं, रेलवे का नेटवर्क बना है, जसीडीह में सॉफ्टवेयर पार्क बना है, साहिबगंज में बंदरगाह बना है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आलोचना होती है क्योंकि कुछ लोगों की माने तो वो बाहरी हैं, कुछ लोगों की माने तो उनकी जाति मौजूदा राजनीतिक परिवेश में सूट नहीं करती। सवाल यह है कि झारखंड के दूसरे सांसद भी तो हैं। बगल में आप राजमहल संसदीय क्षेत्र है, उस इलाके में क्या काम हुआ, दुमका में क्या काम हुआ, कोडरमा है, गिरिडीह है, ये सब संथाल परगना के ही इलाके हैं। वहां के सांसद अपने इलाके में कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उन्होंने क्या काम किया है, ये एक हिसाब दे दें। झारखंड का कोई भी सांसद ये कह दे कि हमने गोड्डा संसदीय क्षेत्र से ज्यादा काम किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद क्यों ना हो, तब माना जाए। मुकाबला सिर्फ बाहरी भीतरी जात पात धर्म पे नहीं होना चाहिए, मुकाबला काम में भी होना चाहिए। और आज जो गोड्डा में नैनो यूरिया का जो कारखाना है जिसका उद्घाटन ये इफ्को ने बनाया है, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, उसका महत्व समझिए। दरअसल जब भी आप यूरिया खरीदते हैं तो जो बोरी लेकर जाते हैं, अब आपको न वो बोरी ढोने की जरूरत है न उतने पैसे लगाने की जरूरत है। एक डिबिया लिक्विड यूरिया जिसके बोलते हैं, इसलिए इसे तरल यूरिया कहा गया है। लिक्विड यूरिया आप अपनी जेब में ला सकते हैं
आप एक बाल्टी पानी में उनका एक प्रॉपर मात्रा है उसमें मिला दें और अपने खेतों में छिड़काव कर दें। जितना एक बोरी यूरिया फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद ये एक डिब्बिया नैनो यूरिया है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता, आपके खेत की जो जमीन है उसका भी नुकसान नहीं पहुंच रहा, और कीमत बाकी यूरिया जो बोरी वाली यूरिया है उससे बहुत कम है। नई तकनीक है, कई राज्यों में ये पहले से चल रही है, झारखंड में अब इसकी फैक्ट्री लगी है, यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। अब वो दिन गए जब यूरिया के लिए लंबी लाइनें लगा करती थी, पुलिस लाठी चार्ज करती थी। इतना ही नहीं, आज गृह मंत्री ने जो घोषणा की है, जो बातें बताई है, वो समझिए। जब वो नैनो तरल यूरिया के कारखाने का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि झारखंड के हर पंचायत में पैक्स, हर पंचायत में डेयरी, क्या विकास हो सकता है। जहां संभावना है, मान लिया साहेबगंज में गंगा किनारे जहां संभावना है वहां मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हम बनाएंगे 5 साल के अंदर। उन्होंने कहा इसके लिए जो भी डाटा का काम था, जो रिसर्च का काम था, वो पूरा कर लिया हमने। देश भर में पहचान कर ली है। अब देश के हर पंचायत में एक पैक्स होगा, हर पंचायत में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, हर पंचायत में, जो हर ब्लॉक में भारत सरकार का एक गोदाम होगा। ये सब 5 साल के अंदर पूरा करना है। झारखंड में विमर्श काम को लेकर हो, यहाँ के विकास को लेकर हो, हम सब चाहते हैं। नमस्कार।